हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 7 को। और हमारे चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं और जो जाति आधारित समाज है उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति किस प्रकार से बदलती है। तो इसमें आप मुख्यतः तीन कड़ियों को पढ़ेंगे। पहला कड़ी है महिला और जाति का इतिहास, जो आज से 200 वर्ष पूर्व था और वर्तमान में क्या चल रहा है वो, और पूर्व की स्थिति से वर्तमान की स्थिति में लाने वाले जो लोग थे जिनको हम लोग समाज सुधारक के नाम से जानेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के तकरीबन 8 समाज सुधारकों का नाम हमको इसमें पढ़ना है। उनके महत्वपूर्ण भूमिका को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ उन समाज सुधारकों के द्वारा जो अस्तित्व में लाए गए कुछ संगठन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन संगठनों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग अंग्रेज के भी कुछ सकारात्मक कदमों के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से वो भिन्न भिन्न प्रकार की नई कानूनों को बनाते हैं। वो नई कानून किस प्रकार से महिलाओं और जातियों की स्थिति में सुधार लाने का काम करता है। तो सबसे पहले वर्तमान समय में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर रहा है, या जो जाति व्यवस्था की स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो कह रहा है कि आजकल मध्यम वर्गीय परिवार की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। तो ये कॉमन है जो आप देख रहे हैं। उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं, मतलब एक ही स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। उसके अलावा क्या बता रहा है कि कानून शादी करने के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी होता है, मतलब 18 साल की उम्र पूरा करना या उसके बाद की उम्र में ही वे शादी कर सकती हैं। वे अपने मन से शादी कर सकती हैं। साथ ही साथ विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये सब बता रहा है कि वर्तमान में अवस्था में किस प्रकार से महिलाओं को अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आप जातिवाद के बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार से पहले छुआछूत की भावना समाज में पनप रही थी। अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ था समाज और उनसे निम्न स्तर के काम करवाए जाते थे। तो ये सब 200 वर्ष पहले की स्थिति थी। 200 साल पहले बड़ा बुरा स्थिति था। थोड़ा सा इसको वर्णन किया गया है यहाँ पर कि समाज में सिर्फ स्त्रियां और पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था, जातियों के आधार पर भी फर्क था। तो आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति में जाति स्कूल में लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं और अलग अलग कास्ट के बच्चे होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होता है। सभी लोग साथ में बैठ करके पढ़ते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों से आने वाले लोग भी एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। लेकिन 200 वर्ष पूर्व यह स्थिति नहीं था। ये स्थिति काफ़ी भिन्न था, बुरा था, बदतर था, क्योंकि उनको समान अधिकार नहीं मिल रहा था। आगे आप देखेंगे कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। अब परिवर्तन की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में इसमें चर्चा है कि परिवर्तन की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए। तो कह रहा है 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस वगैरह देखने को मिलते हैं, और उनके बहस का स्वरूप भी बदलता जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नोलॉजी में जो सुधार हुआ वो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सुधार के कारण बहुत सारी किताबें, अखबार, पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ छपी जाने लगी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी। मतलब अब जब प्रिंटिंग वगैरह आ गया, इसके कारण बहुत सारे लोगों के पास किताब आ गया। अब किताब आ गया तो विचारों की क्रांति आ गई। लोग सोचने लगे, लोग रियलाइज़ करने लगे कि क्या कमी रह रही है समाज में, क्या सुधार कर किया जा सकता है। इसलिए आम लोग भी अब पढ़ने लगे। जो पहले खास लोग ही पढ़ते थे, तो ज्ञान सीमित था पहले, अब ज्ञान का दायरा बढ़ता जा रहा था। आगे चर्चा राजा राम मोहन रॉय के बारे में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे समाज सुधार में। राजा राम मोहन रॉय का टेन्योर दिखा रहा है 1772 से 1833 तक का। इसी तरह के एक सुधारक थे। कौन सुधारक थे? राजा राम मोहन रॉय सुधारक थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा, ये देखिए ब्रह्मो सभा का संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसा लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों के को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। मतलब लोगों से ये उम्मीद वो रखते हैं। आगे कह रहा है राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। मतलब वो पश्चिमी शिक्षा के हिमायती थे और महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहते थे। मतलब महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता देना चाहते थे।
तो पूछ सकता है राजा राममोहन राय इनमें से किन बिंदुओं पर अपना सकारात्मक रवैया रखते थे, तो आप बोल सकते हैं पश्चिमी शिक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता और एवं समानता। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती है और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। आगे विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश के बारे में है कि कह रहा है राम मोहन रॉय इस बात से भी काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। तो यहाँ से प्रश्न फिर बन सकता है कि राजा राम मोहन रॉय किन किन भाषाओं के जानकार थे, तो आप बोलेंगे संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी। आगे आप राम मोहन रॉय के ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। मतलब जो भी पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उसमें से वैसा पॉइंट खोज निकालना जो उस बात की फेवर नहीं करता है। जैसे सती प्रथा का विरोध करना है तो वेद पुराणों में से ऐसा वाक्य निकालना जो महिलाओं को उस अवस्था में नहीं धकेलना चाहता है, तो वैसे पॉइंट को निकाल करके फिर अपना विचार रखना और लोगों में छपवा करके बंटवाना ताकि लोग उसको पढ़ें समझें और लोगों को रियलाइज़ हो कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय का कार्यशैली था, कार्य पद्धति था, जिसे बाद के भी लोगों ने अपनाया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो आगे इंपॉर्टेंट है, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की चर्चा किया जा रहा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथ का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, री मैरिज एक्ट 1856। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेसलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, साथ ही साथ वीरेशलिंगम पंतुलु और स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कोई भी व्यक्ति का नाम दे देगा जो समाज सुधारक थे, ये किस विषय पर काम कर रहे थे, तो विधवा विवाह पर आप टिक मार सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाले विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ जानकारी दिया जा रहा है कि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब होती है, तो 1875 में। और आर्य समाज किस विषय पर काम कर रहा था, तो हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास कर रहा था। आगे के टॉपिक में आप क्या देखते हैं कि लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। कह रहा है बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। अब इसके लिए अलग अलग समाज सुधारक अलग अलग जगह पर काम करना शुरू करते हैं जिस क्षेत्र से वो ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कलकत्ता में विद्यासागर के बारे में कह रहा है। बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारक थे जो लड़कियों को के लिए स्कूल की प्रबंध करने में लग गए, उनके शिक्षा के लिए प्रबंध करने लग गए। यहाँ आगे कह रहा है 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो आप समझ सकते हैं, नाम याद रखना है कि आर्य समाज ने कहाँ पर, पंजाब में स्कूल खोलने का शुरू किया और ज्योतिराव फुल्ले महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। अब आगे आप क्या देखेंगे, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुमताज़ अली का नाम याद रखेंगे आप।
उसके आगे क्या कह रहा है, 19वीं सदी के आखिरी से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस प्रकार से आप मुस्लिम में भी सुधार का देख रहे हैं प्रचलन की किस प्रकार से महिलाओं में शिक्षा लाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। 20वीं सदी के शुरुआत में ही बहुत सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों में अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया का नाम यहाँ पर है, याद रखना है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो याद रखिएगा, पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का श्रेय किसको जाता है, तो बेगम रुकैया को जाता है। आगे आप क्या देखेंगे, वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गई थीं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। तो ताराबाई शिंदे किस पुस्तक को लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना को लिखी थी, याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे कि संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो याद रखिएगा, पंडिता रामाबाई भी एक नाम आ रहा है ना। ये क्या करती हैं आप इसमें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसलिए इसको भी याद रखना है, नोट्स बनाना है और नोट्स में इसको लिख लेना है। आगे कह रहा है, 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज्य का विरोध संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। मतलब अंग्रेजों का ही विरोध करना चाहिए, ताकि स्वतंत्रता मिल जाए, उसके बाद उनको भी अधिकार दिया जाएगा। आगे आप देखेंगे कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनता है ना, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 इंपॉर्टेंट है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो 1929 आपको याद रखना होगा। 3 एक्ट के बारे में चैप्टर में चर्चा हो गया है, आप इसका नोट्स बनाइए, क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से कानूनी सुधार किए गए। ऑब्वियस है कि उस समय अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज का भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहा होगा। अब जाति और समाज सुधार के बारे में बोल रहा है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, परमहंस मंडली का गठन कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। कब होता है, 1840 में होता है। आगे आप देखेंगे कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकलकर नई नौकरियां की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकली थी। कल्पना कीजिए, इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी, सड़कें बिछने लगी, इमारतों का निर्माण होने लगा, आदि आदि प्रकार के अनेक विकास के काम होने लगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग गांव से निकल के गए जो अलग अलग जाति से थे। तो ये जातिवाद पर हमला करने के लिए काफ़ी था, मीन्स जातिवाद के जंजीर को तोड़ने के लिए काफ़ी अहम था। अब आगे आप क्या देखते हैं कि कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर अक्सर बहुत कठोर था काम, और या जो वर्क सिचुएशन था वो काफ़ी कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गाँवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर जो दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका मिला था। मतलब वहाँ का जो वर्किंग कंडीशन था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ के शोषण से, इसलिए लोग वहाँ पर बुरा कंडीशन होते हुए भी काम कर रहे थे, कठिन काम करने का स्थिति था फिर भी काम कर रहे थे। आगे आप क्या देखेंगे, आगे आप देखेंगे यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी के बारे में कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे पर बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई थी, ताकि वे कमरे को दूषित न करें। तो यहाँ पर किस प्रकार से दमन था वो दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे आप क्या देखेंगे, समानता और न्याय की मांग।
19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। घासीदास का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मध्य भारत से थे, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर का नाम है इंपॉर्टेंट कि मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों को पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदेश रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग लोग जो है ब्राह्मणवादी समाज पर हमला करते हैं और किस प्रकार से जातिवाद प्रथा को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। आगे गुलामगिरी का चर्चा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप में बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है। तो आप फुले के बारे में देख रहे हैं। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। तो याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज का काम क्या था, पूछ सकता है। तो जातीय समानता को बढ़ावा देना, यानी जातीय असमानता को ख़त्म करना। तो ये ज्योतिराव फुले के संगठन सत्यशोधक समाज के बारे में था। आगे कह रहा है 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। गुलामगिरी किसने लिखी थी? तो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। कब लिखी? 1873 में लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक में उन सभी घटनाओं का भी चर्चा किया, मतलब किस प्रकार से दास प्रथा खत्म होता है। उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या देखेंगे कि जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में बी आर अम्बेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलितों के नेतृत्व में चलता रहा। तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग जो हैं इस जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्बेडकर किस परिवार में पैदा हुए थे? महार परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिससे महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला थे। आगे क्या देखेंगे? तो याद रखिएगा 1927 में अम्बेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू करते हैं। आगे 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। तो याद रखिएगा 27 से 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 से 35 के बीच अम्बेडकर 3 मंदिर में प्रवेश पाने वाले आंदोलन चलाते। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जगह कितनी मजबूत है। आगे आप क्या देखेंगे? आगे गैर ब्राह्मण आंदोलन भी आप देखेंगे। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन कौन हुए? वैसे लोग जो ब्राह्मण नहीं थे। कह रहा है 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों यानी कि द्रविड़ों को हराकर उनके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। वो अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। और फिर क्या होगा? फिर अछूतों के लिए लड़ने लगे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो ये उनका विचार था।
आगे आप क्या देखेंगे, आगे यहाँ पर कुछ सुधारों के लिए संगठित होना है, मतलब कुछ संगठनों का नाम या कुछ समाज सुधारकों का नाम हम लोगों को पढ़ना है, किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला ब्रह्मो समाज है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ब्रह्मो समाज के बारे में एक और इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदेशों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। नकारात्मक के साथ सकारात्मक भी था, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। अब डेरोजियो एवं यंग बंगाल के बारे में कह रहा है कि 1820 के दशक में हेनरी ल्यू विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों में उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की व सोच व व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो डेरोजियो की संगठन का नाम क्या था? बंगाल, यंग बंगाल मूवमेंट। आगे आप रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं। तो ये विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया है। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, जिनके नाम पर शुरू किया गया। तो स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक का इनका अवधि है, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के लिए न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो ये था इनके बारे में। आगे आप क्या देख लेंगे कि इसका डेट पूछता है कि रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ। तो आप इसको चेक करेंगे एक बार खुद से, गूगल पर बीपीएससी में क्वेश्चन आया है इसे, इसलिए आपका पढ़ना अनिवार्य है। प्रार्थना समाज के बारे में है कि 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने के लिए बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। तो प्रार्थना समाज 1867 में हुआ है, नोट में आपको लिख लेना है। वेद समाज के बारे में कह रहा है कि मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। आगे अलीगढ़ आंदोलन के बारे में आप देखेंगे कि सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। तो ये सारे समाज सुधारकों का नाम और संगठनों का नाम आप देख रहे हैं। यहाँ पर सिंह सभा आंदोलन के बारे में है कि सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू की गई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्मों को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जैसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज सुधारकों ने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया और महिलाओं और जातियों की जो स्थिति थी उनको परिवर्तित करने में मदद किया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।